हे दोस्तों, मैं अभी आया। बहुत ही अच्छा लगता है कॉल ऑफ नेचर अटेंड करने के बाद। हे, माफ करना कि बातचीत के बीच में आपको छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन ये हमेशा जरूरी होता है कि हम पेशाब रोके ना ज्यादा देर के लिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि यूरिनरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो बिना और वक्त जाया किए करते हैं ज़ूम इन। हमारा यूरिनरी सिस्टम बना होता है लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। हमारा शरीर पैदा करता रहता है बहुत सारे हानिकारक और साथ ही अनचाहे लिक्विड वेस्ट। ये होते हैं टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे खून में पहुंच जाएंगे अगर बाहर ना निकलें तो। और ज्यादा पानी भी शरीर के लिए वेस्ट होता है, तो शरीर उसे बाहर निकाल देता है यूरिनरी सिस्टम के जरिए। अब ये काम कैसे करता है? यूरिनरी सिस्टम की शुरुआत हमारी किडनीज से होती है। ये अंग शरीर के अपर अब्डोमिनल एरिया में मौजूद होते हैं, बैक मसल से जुड़े हुए हमारे शरीर के बाईं और दाईं तरफ, और ये हमारे शरीर के लिए काम करते हैं फिल्टर डिवाइसेस की तरह। जब खून किडनी से होकर गुजरता है तो ये साफ हो जाता है और वेस्ट कंपाउंड अलग हो जाते हैं। ये वेस्ट फालतू पानी के साथ मिलकर बनाता है यूरिन, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं पेशाब। उसके बाद यूरिन नीचे पंप किया जाता है 2 ट्यूब्स के जरिए, जिन्हें कहते हैं यूरेटर्स, और पहुंचता है ब्लैडर में। पाउच जैसा अंग पेशाब को संभाल कर रखता है जब तक कि शरीर उसे बाहर निकालने के लिए तैयार ना हो जाए, और जब तक आपको टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस ना हो। और आखिर में ब्लैडर सिकुड़ता है और पेशाब को धकेलता है एक और ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, जो पेशाब को हमारे शरीर से बाहर पहुंचाती है। ट्रिविया टाइम! क्या आपको पता है, अगर आपने पेशाब को लंबे समय तक रोकने की आदत बनाए रखी तो आप खतरा मोल ले लोगे खतरनाक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का, जिनमें खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अपने पेशाब को हमेशा रोकते रहने से आपके ब्लैडर मसल्स कमजोर हो सकते हैं, जिससे कि यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, एक बहुत बड़ी परेशानी जो पेशाब करने पर ब्लैडर को पूरी तरह खाली होने से रोकने लगती है और आप बार बार पी करने जाने लगते हैं। अगर लंबे समय तक सेहत ठीक रखनी हो तो पेशाब को लंबे समय तक रोकने की आदत अच्छी नहीं होती है। पर अच्छी बात यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका दिमाग और शरीर पेशाब के बारे में बता देता है। अगली बार तक के लिए मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। अरे नहीं, मेरा खाना! मेरा सारा खाना बस जल ही जाता, पर मेरी ना दिखने वाली नाक का शुक्रिया कि मैं उसकी गंध महसूस कर पाया इससे पहले कि देर हो जाती। नाक की बात करें तो पता है ये कैसे काम करती है? नहीं पता तो चिंता मत करो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा नोजी हो जाएं और कुछ मजेदार फैक्ट्स का पता लगाएं अपने शरीर के एक शानदार हिस्से के बारे में, जिसे हम कहते हैं नाक। ज़ूम इन। अच्छा दोस्तों, हम जानते ही हैं कि नाक से हम सूंघते हैं, सांस लेते हैं, और ये मेन गेट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और इसकी शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल्स से, जो अंदर जाने का रास्ता है तुम्हारी नाक का, जिन्हें अलग करती है एक विगली वॉल बीच में से, जो है सेप्टम। ये स्किन और बोन के बहुत पतले टुकड़े से बनी होती है, जिसे कहते हैं कार्टिलेज। नाक के ठीक पीछे एक जगह होती है जिसे कहते हैं नेजल कैविटी, जो जाकर जुड़ती है गले के पिछले हिस्से से। जब आप हवा अंदर खींचते हो अपने नॉस्ट्रिल से तो वो जाती है नेजल पैसेजेस में और वहां से पहुंचती है नेजल कैविटी में। फिर हवा नीचे की तरफ जाती है ट्रैकिया के जरिए, जिसे आमतौर पर कहते हैं विंड पाइप, और उससे जाती है फेफड़ों में। फिर ये पूरा प्रोसेस दोबारा होता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा जब आप हवा को बाहर छोड़ते हो।
लेकिन आपकी नाक सिर्फ इतना ही नहीं करती है कि वो हवा के लिए आने जाने का रास्ता बने। ये उसे गर्म करती है, नमी देती है और साफ भी करती है इससे पहले कि वो फेफड़ों में जाए, एक नमी वाले टिश्यू की पतली परत की मदद से, जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस बनाती है आपकी नाक की वो चिपचिपी चीज जिसे आमतौर पर कहते हैं स्नॉट। स्नॉट नाक के बालों के साथ मिलकर काम करती है अनचाहे छोटे कणों को रोकने का, जैसे धूल और कीटाणु जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब ये रुकी हुई गंदगी सूख जाती है म्यूकस के साथ तो बनते हैं बूगस। तो हमें इन बूगस का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये बनते हैं हमारे फेफड़ों को बचाने वाली प्रोसेस के दौरान। लेकिन कभी कभी नाक में कुछ ऐसा फंस जाता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, और जानते हो ना फिर क्या होता है? आप छींकते हो। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि सूंघने के बारे में तो बताया ही नहीं। आप अपने आसपास की अलग अलग चीजों को सूंघ पाते हो, उसकी वजह है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में खास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि गंध को महसूस करते हैं और फिर सिग्नल्स भेजते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के जरिए ओल्फैक्टरी बल्ब को, और आखिर में वो सिग्नल्स दिमाग के दूसरे हिस्सों में जाते हैं ताकि पता चल सके उस गंध का और आप उसे पहचान सको, जैसे कि खाना, फल, फूल या बदबूदार सॉक्स। ये तो हैरानी की बात है ना? ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है एनोस्मिया गंध को महसूस ना करने या गंध को कम पहचान पाने या फिर गंध की समझ खत्म हो जाने को कहा जाता है। एनोस्मिया कुछ समय के लिए हो सकता है, पर उसके कुछ फॉर्म्स जैसे कि एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट हो सकता है। दोस्तों, एनोस्मिया होने की कई तरह की वजह हो सकती हैं, जिनमें शामिल है सूजन, नेजल म्यूकोसा की, नेजल पैसेजेस की ब्लॉकेज या एक टेम्पोरल लोब के खराब हो जाने से। उम्मीद है आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं। शुक्रिया डॉक्टर। अरे नहीं नन्ही बिल्ली, मुझे शुक्रिया मत करो। शुक्रिया करो मेरे मजबूत चमकदार दांतों का, जिनकी वजह से मैं सख्त परत को तोड़ पाया, वो भी इस अखरोट की बड़ी आसानी के साथ। ओह, आप तो तैयार बैठे हो मेरे दोस्तों। मुझे यकीन है आप देख चुके हो हैरान कर देने वाली ताकत मेरे दांतों की। तो आज चलो झांकते हैं अपने मुंह के अंदर और देखते हैं चबाने वाली दुनिया हड्डी जैसे इनेमल कोटेड स्ट्रक्चर्स की जो जॉस में है, जो होते हैं ये दांत। जूम इन। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि खाना खाते समय दांत उसे चबाने में मदद करते हैं, बात करने में मदद करते हैं और बढ़ाते हैं आपकी सुंदरता जब भी आप मुस्कुराते हो सेल्फी लेने के लिए। पर बहुत कुछ ऐसा है इन औजारों के बारे में जिन्हें हम दांत कहते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो पहले आइए हम मिलकर जानते हैं टाइप्स, पार्ट्स और एंड्स और आउट्स दांतों के। हालांकि इंसान पैदा होते हैं 20 बेबी टीथ के साथ, लेकिन वो दिखाई नहीं देते जब तक वो मसूड़ों से बाहर ना आ जाएं, बच्चे के 6 से 12 महीनों के बीच में। और जब बच्चा 2 से 3 साल की उम्र का होता है, सारे दांत आम तौर पर दिखाई देने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टीथिंग, और दांतों का ये नया लेवल सेट कहलाता है प्राइमरी टीथ, बेबी टीथ या मिल्क टीथ। कुछ और बड़े हो जाने पर करीब 5 से 6 साल की उम्र में ये प्राइमरी टीथ एक एक करके गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि दांत को धक्का देकर रास्ते से हटाता है बाहर निकलने वाला परमानेंट टूथ जो उनके नीचे होता है, और धीरे धीरे प्राइमरी टूथ की जगह ले लेता है। करीब 12 या 13 साल की उम्र के हो जाने पर ज्यादातर बच्चों के सारे बेबी टीथ गिर चुके होते हैं और आ चुका होता है पूरा सेट परमानेंट दांतों का। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जब इंसान 17 से 25 साल के बीच की उम्र का होता है, तब ज्यादातर लोगों के 4 दांत और निकलते हैं जो हैं विजडम टीथ,
जो मुंह के पिछले हिस्से में निकलते हैं एक अडल्ट सेट पूरा करने के लिए, जो है 32 चमकदार सफेद दांतों का। 32 के इस सेट में 4 तरह के दांत होते हैं जो बंटे होते हैं। शुरू करते हैं इंसाइजर्स से। ये आगे वाले 8 दांत होते हैं, 4 होते हैं ऊपर और 4 होते हैं नीचे। ये मदद करते हैं खाने को काटकर छोटे टुकड़े करने में, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। उसके बाद आते हैं K9। ये तेज होते हैं, नुकीले दांत, इंसाइजर्स के बाद वाले दांत। ये 2 दांत होते हैं नीचे और 2 होते हैं ऊपर, जो खाने को जोर से काटते हैं, खास तौर पर चबाने वाले खाने को, जैसे मीट। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, जिन्हें बाइकस्पिड्स भी कहते हैं। ये K9 टीथ के बाद होते हैं। ये काफी फ्लैट और इनके टॉप पर रिजेस होते हैं। ये दोनों तरफ 4-4 होते हैं और खाने को क्रश और अच्छी तरह ग्राइंड भी करते हैं, क्योंकि ये मजबूत होते हैं इंसाइजर्स और K9s के मुकाबले। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये टाइटल मिलता है मोलर्स को, जो मुंह के पिछले हिस्से में मौजूद होते हैं, और ये 4 होते हैं ऊपर और नीचे मुंह के दोनों तरफ। आखिर में आता है 5वीं तरह का दांत, जो ज्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता है, और वो है तीसरा मोलर, जिसका एक और नाम है विजडम टूथ। विजडम टूथ को कई बार निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि वो जगह घेरते हैं और दूसरे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे दर्द हो सकता है। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि विजडम टीथ की उन लोगों को जरूरत पड़ती होगी लाखों करोड़ों साल पहले, जिनके जबड़े बड़े थे और वो खाते थे ऐसा खाना जिसे ज्यादा चबाना पड़ता था, जैसे कच्चा मीट। साथ ही आपको पता है, दाएं हाथ से काम करने वाले लोग मुंह में दाईं तरफ खाना चबाते हैं और बाएं हाथ वाले लोग बाईं तरफ से खाना चबाते हैं। अगर नहीं तो जरूर देखना अपने दोस्तों और परिवार वालों के खाने का तरीका, लेकिन उनके मुंह के ज्यादा नजदीक मत जाना, वरना उन्हें ये सब बहुत अजीब लगने लग जाएगा। उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली मुलाकात तक के लिए मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं। ओह, वाकई नन्ही ही बिल्ली, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हाय दोस्तों, क्या आप भी हमारे साथ आइसक्रीम खाना चाहोगे? ओह, इसका टेस्ट तो वाकई बहुत बढ़िया है। अगर टेस्ट की बात करूं तो आपको पता है कि कैसे आपकी जीभ आपको मजा देती है उन चीजों के अलग फ्लेवर्स का, जिन्हें आप खाते, चाटते और काटते हो। चलो आज हम जवाब पता लगाते हैं मुंह में पानी लाने वाले इस सवाल का, और साथ ही देखते हैं टेस्टी दुनिया जीभ की। तो ज़ूम इन। जैसा कि आप जानते हो, आपकी जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है जो महसूस करने में मदद करती है टेस्ट और टेक्सचर खाने का। बातचीत करते हुए बोलने में भी मदद करती है, और ये बहुत जरूरी है डाइजेस्टिव प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए जब खाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बात करने के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं बात तो कर ही रहा हूँ। हमारी जीभ की कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवेबिलिटी संभव बनाती है हमारा बोलना। इसके बिना शब्दों को बोल पाना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए जरा बोलने की कोशिश करो, आई लव डॉक्टर बायनॉक्स, अपनी जीभ इस्तेमाल किए बिना। एक बार कोशिश करो। देख लिया ना? मुझे यकीन है आपको मुश्किल हो रही होगी इस तरह बोल पाने में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीभ बहुत ही जरूरी है कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए। टी, डी, एल या रोलिंग आर। दोस्तों, लेटर के और जी को बोलते हुए जीभ का अगला हिस्सा थोड़ा पीछे मुड़ता है, और जब हम बोलते हैं एस तो जीभ की टिप पीछे की तरफ जाती है। साथ ही जीभ के बहुत मूवेबल होने की वजह से खाने में मदद मिलती है। इसकी मदद से हम किसी भी सॉलिड फूड को मैश में बदलते हैं अपने दांतों से उसे चबाकर, और जब दांत खाने को पीसते हैं तो वो मिक्स हो जाता है सलाइवा में, जिसे कहा जाता है स्पिट। खाने और सलाइवा के इस मिक्सचर को फिर जीभ गले के पिछले हिस्से की तरफ धकेल देती है, जहां से ये नीचे जाता है एसोफेगस से होता हुआ और पहुंचता है पेट में।
अब बताता हूँ एक जरूरी काम जीभ का, जो है टेस्टिंग। ज्यादातर लोग गलती से खुरदुरे बम्पी स्ट्रक्चर को जो जीभ के सरफेस पर होता है टेस्ट बड्स कहते हैं, लेकिन ये होते हैं पपीली। और असल में ये पपीली ही होते हैं जिनमें टेस्ट बड्स ही होते हैं जो हर चीज का स्वाद बताते हैं। और आप पता लगा पाते हो बहुत सारे फ्लेवर्स का, जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता इन फ्लेवर्स के मजे लेना नाक की सूंघने की कमाल की शक्ति के बिना, क्योंकि टेस्ट और स्मेल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है इंसान की जीभ पर 3000 से लेकर 10,000 तक टेस्ट बड्स होते हैं। हमारी जीभ पर जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो हमारे खाने का टेस्ट नहीं बताते जब तक कि हमारे मुंह का सलाइवा उसे गीला ना कर दे। साथ ही कुछ जानवरों जैसे कि मेंढक, गिरगिट और साथ ही एंट ईटर्स, इनकी जीभ की बनावट ऐसी होती है जो इन्हें शिकार पकड़ने में मदद करती है। इनकी जीभ आमतौर पर बहुत ज्यादा लंबी होती है और इनके मुंह से बाहर दूर तक जाती है कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए। लेकिन सभी जानवरों में सबसे लंबी जीभ होती है ब्लू व्हेल की। जानते हैं इनकी जीभ का एवरेज वजन 2.7 मेट्रिक टन होता है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं। ब्रेकफास्ट चेक, कपड़े चेक, सनस्क्रीन। ओ, ये कैसे हो गया? मैं सनस्क्रीन लाना तो भूल ही गया। मुझे वापस जाकर उसे लाना होगा, वरना मेरी नर्म, चमकदार और नीली त्वचा गर्मी में झुलस जाएगी यूवी रेस की वजह से। ओह हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं सनस्क्रीन की बोतल लेने जा रहा हूँ और जब तक मैं घर पहुंचूं मैं आपको ले चलता हूँ त्वचा की सतह के नीचे। तो जूम इन, या फिर मैं कहूँ जूम अंडर। तो दोस्तों, हम सब की त्वचा होती है और ये कई तरह के काम करती है। जैसे ये एक जरूरी बैरियर है या हमें बचाने वाली पहली चीज है बाहर के एनवायरनमेंट से। ये एक जरूरी हिस्सा है हमारी 5 सेंसेस में से एक का। ये सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करती है विटामिन डी और गर्मी के लिए, और हमारे अंदर के तापमान को नियंत्रित करती है और हमें महसूस करवाती है छूने का, गर्माहट और ठंडक का। लेकिन ये काम कैसे करती है? सुनो, आपकी त्वचा 3 परतों की बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। शुरुआत करते हैं पहली परत से जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी त्वचा की बाहरी परत है और ये मुख्य तौर पर स्किन सेल से बनी होती है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत पर जो सेल्स होते हैं वो लगातार मरते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल्स आते रहते हैं हर 4 हफ्ते में। जैसे ही नए सेल्स बनते हैं पुराने वाले ऊपर हो जाते हैं। जब वो सतह के हिस्से पर पहुंच जाते हैं वो एक वाटरप्रूफ बैरियर बनाते हैं हमला करने वाले माइक्रोब्स और दूसरी बाहरी फोर्सेस के खिलाफ। इसके साथ ही एपिडर्मिस में मेलानिन भी होता है जो आपकी स्किन का टोन तय करता है। जितनी ज्यादा मेलानिन होंगी स्किन उतनी ही डार्क होगी, और मेलानिन हमें नुकसान पहुंचाने वाली सनरेज से भी बचाता है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं और इसीलिए हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं दूसरी परत की जिसे कहते हैं डर्मिस। डर्मिस में होते हैं टफ कनेक्टिव टिश्यू, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स और नर्व एंडिंग्स। इसके जरिए स्किन दिमाग को संदेश भेजती है उन सब चीजों के बारे में जिन्हें आप छूते हो। फिर दिमाग और नर्वस सिस्टम फैसला करते हैं कि उसके साथ क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी बहुत गर्म चीज को छुओ तो आपका नर्वस सिस्टम आपके दिमाग से कहेगा उससे दूर जाने के लिए। और साथ ही डर्मिस में स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जहां पसीना पैदा होता है और एपिडर्मिस में पहुंचकर बाहर निकल जाता है। वहां से पसीना जिन छेदों के जरिए बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं पोर्स। इस पसीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। और अब आते हैं त्वचा की आखिरी परत पर, और
वो है हाइपोडर्मिस। इसका एक और नाम भी है सबक्यूटेनियस टिश्यू और ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। हाइपोडर्मिस का सबसे खास काम होता है फैट को स्टोर करना। शरीर को कुछ फैट की जरूरत होती है हड्डियों और अंगों को सहारा देने और बचाने के लिए। साथ ही ये मदद करता है हमारे शरीर को अच्छा और गर्म रखने में। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि आपकी त्वचा सबसे बड़ा अंग है आपके शरीर का? ये जगह घेरती है करीब 1.73 स्क्वायर मीटर्स या 18.5 स्क्वायर फीट से ज्यादा की मांस और हड्डियों को कवर करने के लिए, और हमारे शरीर में करीब 16% त्वचा का वजन होता है। उम्मीद है आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। अरे नहीं, कोई बात नहीं।